क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आपके सामने क्या दे रखा है। चलती हुई बस से उतरने पर आदमी आगे की ओर गिरता है क्योंकि, यानी जब कोई भी आदमी चलती हुई बस से सडनली अचानक से उतरता है तो वो आगे की ओर ही क्यों लुढ़कता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें आपको रीजन बताना। पहला ये कह रहा है स्थिर अवस्था के जड़त्व के कारण सड़क पीछे की ओर रह जाती है, आदमी आगे की ओर चला जाता है। गति के जड़त्व के कारण शरीर का ऊपरी भाग आगे की ओर गति की अवस्था में रहता है, जबकि मनुष्य के पैर पृथ्वी को स्पर्श करते ही स्थिर अवस्था में आ जाते हैं। तीसरा, अपनी आदत के कारण वह आगे की ओर झुक जाता है। और चौथा, ए बी सी, ये तीनों ऑप्शन हो सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, आपको इतना जरूर पता है कि ये जो हमारे पास में क्वेश्चन बना है ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का है, यानी लॉ ऑफ इनर्शिया का है, जड़त्व का है। होता क्या है देखिए, अचानक से जैसे ही कोई आदमी बस से उतरता है और एकदम सड़क को टच करता है, यानी चलती हुई बस से जब कोई भी व्यक्ति उतरता है तो आपको इतना पता है कि आपके शरीर का ऊपरी भाग जो है, यानी आपका पूरा का पूरा शरीर जो है वो गति अवस्था में होता है क्योंकि बस में ट्रेवल करता है। और जैसे ही व्यक्ति सड़क के ऊपर में पहुंचता है इस प्रकार से, तो क्या होगा, ये जो सेंटर ऑफ मास हमारी नाभि है, इस सेंटर ऑफ मास के ऊपर ऊपर का भाग जो है वो इनर्शिया ऑफ मोशन शो करता है, यानी गति का जड़त्व। बस के संपर्क में होने के कारण ये चलते रहने की कोशिश करता है। और ये जो नीचे का भाग हमारे पास में है, ये जैसे ही सड़क के संपर्क में आता है ये रुक जाता है। क्यों? क्योंकि नीचे का भाग विराम अवस्था की चीज के संपर्क में आया है, ऊपर का भाग जो है वो तो मोशन में रहेगा, जबकि नीचे का भाग जो है वो किस कंडीशन में आ जाएगा, रेस्ट कंडीशन। और आप लोगों को पता है कि आपके शरीर का आधा और आधा, ऊपर और नीचे दोनों अनियमित गति में होते हैं, तो व्यक्ति हमेशा लुढ़कता है। तो क्या होगा, ऊपर का भाग निरंतर गति करते रहने की कोशिश करेगा और नीचे का भाग जो सड़क के संपर्क में आया है वो रुके रहने की कोशिश करेगा। अब चार ऑप्शन में से देख ली कौन सा। पहला है स्थिर अवस्था के जड़त्व के कारण सड़क पीछे रह जाती है। सड़क कहीं गति नहीं करती है, सड़क अपनी जगह पे स्थिर है। गति के जड़त्व के कारण शरीर का ऊपरी भाग आगे की ओर गति अवस्था में रहता है, बिल्कुल सही है। जबकि मनुष्य के पैर पृथ्वी को स्पर्श करते हैं और आपको पता है पृथ्वी विराम अवस्था में, जिसके कारण वो भी रेस्ट में आ जाता है, बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन तो बिल्कुल एक बेसिक चीज दे रखी है कि भाई मनुष्य की आदत है झुकने की। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका करेक्ट आंसर आपके पास बी ऑप्शन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या दे रखा है। एक 2 kg की वस्तु पर बल चित्र अनुसार कार्य कर रहा है। यदि P की वैल्यू 400 न्यूटन है तो वस्तु का त्वरण कितना होगा। देखिए एक डायग्राम आपको दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है कि इस साइड पे पिंड पर लगने वाला बल है 300 न्यूटन। फिर आपसे कह रहा है कि राइट साइड में किसी भी बॉडी पर एक फोर्स लग रही है, इसको P नाम दे दिया और P की वैल्यू आपके पास में कितनी हो गई, 400 न्यूटन। सबसे पहले एक चीज देखिए कि क्या पिंड गति करेगा कि नहीं करेगा। हम कहेंगे बिल्कुल, 400 न्यूटन अधिक बल है, 300 न्यूटन कम बल है, तो पिंड जो है वो 400 न्यूटन वाले बल की ओर गति करना प्रारंभ करेगा। तो ये इस प्रकार से होगा। देखिए पिंड आपके पास में है 2 kg का, मैं यहां डायग्राम बना देता हूं। ये हो गया आपके पास में 400 न्यूटन और ये हो गया आपके पास में 300 न्यूटन। दोस्तों आप लोगों को इसमें एक्सेलरेशन बताना था, ट्रिक आपको बता रखी है। अगर कोई भी पिंड एक से ज्यादा बल के अधीन गति करता है तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि गति की दिशा कौन सी है। 400 न्यूटन जो है इसको हम कहेंगे गति की दिशा, क्योंकि यही फोर्स बॉडी को अपने डायरेक्शन में ले जा रहा है। अब ट्रिक आपको क्या बताई थी, गति की दिशा में बल माइनस गति के विपरीत दिशा में बल इक्वल्स टू ma, यानी फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन माइनस फोर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन इक्वल्स टू ma। अब गति की दिशा में बल कितना है 400 माइनस विपरीत दिशा में बल कितना है 300 इक्वल्स टू m इंटू ए। एम दे रखा है 2, ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये आ जाएगा 100 इक्वल्स टू 2 इंटू ए। ए इज इक्वल्स टू हो गया आपके पास में 100/2। जब आप काटोगे ये बन जाएगा आपके पास में 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आया 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चेक कर लीजिए, सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, डायग्राम आपको यहां दे रखा, मैं लैंग्वेज पढ़ लेता हूं। 5 kg द्रव्यमान का एक पिंड क्षैतिज के साथ 60 डिग्री और 30 डिग्री का कोण बनाते हुए डोरियों से लटक रहा है। ये देखिए ये T1 और T2 दो जो है टेंशन फोर्स दे रखी है थ्रेड के अंदर में। आपको T1 और T2 की वैल्यूज निकालनी है और T1 और T2 की जो वैल्यू निकालनी है दोस्तों उसको एक डिफरेंट तरीके से दे रखा है, तो मैं आपको यहां बना देता हूं। देखिए
ये क्या कह रखा है कि T1 फोर्स लग रही है इस साइड में और T2 फोर्स लग रही है इस साइड में। ये बन रहा है 30 डिग्री, ये बन रहा है 60 डिग्री। आपको T1 T2 की वैल्यू निकालनी है। मैंने आप लोगों को थ्योरी में ऑलरेडी बता रखा है, अगर कोई भी बॉडी दो या दो से ज्यादा फोर्स के उसमें है तो आप चाहो तो इसको बैलेंस कर सकते हो। और अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी एंगल बनाती है तो सबसे पहले उसके कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। तो इसी डायग्राम को मैं एक रफली यहां बना दूं, क्योंकि मुझे घटक बनाने पड़ेंगे कंपोनेंट। तो मैंने आपके सामने कहा, मान लो ये हमारे पास में कोई भी एक इस टाइप से देखिए, ये बॉडी बना दी मैंने 5 केजी की, 5 केजी। अब देखिए इस डायरेक्शन के अंदर में T1 फोर्स लग रहा है, तो T1 के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक बेस का कंपोनेंट होगा और एक परपेंडिकुलर का। बेस का कंपोनेंट जो बनेगा वो cos थीटा का होगा। तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट बनेगा T1 का, वो मैं यहां लिख देता हूं। ये बन जाएगा आपके पास में T1 cos 30 डिग्री। ठीक है, ये बन गया। अब परपेंडिकुलर का जो कंपोनेंट बनेगा इस डायरेक्शन में, ये हमारे पास में आएगा T1 sin 30 डिग्री। अब सेम तरीके से आप इस T2 के दो कंपोनेंट बनाओगे। एक कंपोनेंट बनेगा इस डायरेक्शन में cos, एक कंपोनेंट बनेगा इस डायरेक्शन में sin। ये T2 के कंपोनेंट है 60 डिग्री एंगल के साथ। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि एक कंपोनेंट यहां बनेगा और एक कंपोनेंट जो है वो यहां बन जाएगा। क्या क्या वैल्यू आएगी? इसको हम कह सकते हैं T2 cos 60 डिग्री और इसको हम कह सकते हैं T2 sin 60 डिग्री। और आप लोगों को पता है कि 5 केजी की बॉडी सरफेस पे रखी है तो नीचे की ओर एक वेट लगता है, इसमें नीचे की तरफ एक और फोर्स लगेगा जिसको हम कहेंगे M इंटू जी। और मेरे प्यारे बच्चों, M इंटू जी, M 5 केजी है, G में 10 कंसिडर कर देता हूं, तो आप कह सकते हो कि 50 न्यूटन जो है वो नीचे की ओर फोर्स लगे। अब देखिए बॉडी बैलेंस कंडीशन में है, लेमिस थ्योरम यूज कर सकते हो, डायरेक्ट निकाल सकते हो। उसमें आप ये कह सकते हो कि न्यूटन ने एक चीज कही थी, अगर कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो फोर्सेस जो है उनको आप बैलेंस कर सकते हो। लेफ्ट की फोर्स राइट के इक्वल, अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल। तो मैं ये कहता हूं यदि पिंड संतुलन में है, पिंड संतुलन में है, संतुलन में है, यानी बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो मैं ये कह सकता हूं कि लेफ्ट फोर्स इक्वल्स टू राइट फोर्स। तो आप ये कह सकते हो कि T1 cos 30 डिग्री इक्वल्स टू बन जाएगा T2 cos 60 डिग्री। अब पहला काम मैं इनमें cos की वैल्यूज पुट कर दूं। cos 30 की वैल्यू sin 60 के बराबर होती है √3/2। तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूं, देखिए यहां लिख देता हूं T1, ये बन जाएगा आपके पास में √3/2 इक्वल्स टू cos 60 की वैल्यू sin 30 के बराबर 1/2, यानी आप लिख सकते हो T2/2 हो गया। 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी T2 इज इक्वल्स टू, वैल्यू बनी हमारे पास में T1 √3। अब जब तक T1 की वैल्यू नहीं आएगी तब तक यहां पर हम T2 नहीं निकाल सकते। T1 की वैल्यू निकाल दे तो T2 आ जाएगा आपके पास में। अब देखिए अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स, ऊपर की ओर ये दोनों लग रही है, नीचे की ओर 50 न्यूटन है। तो मैं दूसरा कंपोनेंट अगर बैलेंस करूं, नेक्स्ट स्लाइड लेना नहीं चाह रहा, मैं इसी पे समझा दूंगा आपको। तो आप ऐसे कह सकते हो कि T1 sin 30 डिग्री प्लस T2 sin 60 डिग्री इक्वल्स टू कितना हुआ? 50 हो गया आपके पास। sin 30 की वैल्यू 1/2, तो T1/2 प्लस करके T2 sin 60 √3/2, √3 T2/2 इज इक्वल्स टू 50। अब देखिए दो काम एक साथ करेंगे, 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 एलसीएम को यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये बन जाएगा आपके पास में कितना? 100। अब आपके पास में है T1 प्लस √3 T2, तो मैं एक सिंपल सा काम कर सकता हूं कि मैं T2 की वैल्यू यहां से उठा के यहां पुट कर, क्या बन जाएगा? T1 तो अपनी जगह पे रहेगा रहेगा, √3 लिखा हुआ है, साथ के अंदर में T2 की वैल्यू आपके पास में है T1 √3। तो देखिए √3 इंटू √3 कितना हो गया? 3 हो गया। 3T1 प्लस T1, तो ये बन जाएगा 4T1 इज इक्वल्स टू 100। तो T1 की वैल्यू आ जाएगी, डिवाइड कर लीजिए, 25 न्यूटन। मैं यहां न्यूटन लिख देता हूं, 25 न्यूटन। ये वैल्यू किसकी है? T1 की वैल्यू है आपके पास, ठीक है। अब T2 की वैल्यू निकालने के लिए यहां पर एलिमिनेट कर दीजिए, तो मेरे पास में T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी?
ये आ जाएगा आपके पास में 25√3 न्यूटन। अब ये आपके आंसर है। अब ऑप्शन में इन दोनों को मैच करवाना है। T1 है 25, तो T1 25 किस में आ रहा है? ए में आ रहा है। T2 आपके पास है 25√3, 25√3, यानी ए और डी ये आपके फाइनल आंसर। तो ए और डी कौन से ऑप्शन में? पहले में ए बी कह रहा है, दूसरे में ए डी कह रहा है, यानी बी ऑप्शन जो है आपके पास में थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। एक लिफ्ट ऊपर की दिशा में 3.675 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चल रही है, तो मनुष्य का जो भार है, आप लोगों को पता है कि लिफ्ट अगर रेस्ट कंडीशन में हो तो आदमी का भार उतना ही महसूस होगा जितना वास्तविक है। अगर लिफ्ट नीचे जा रही है तो व्यक्ति अपने भार से कम भार महसूस करेगा, लिफ्ट ऊपर जा रही है तो व्यक्ति अपने भार से अधिक भार महसूस करेगा। सबसे पहले यह देखें कि लिफ्ट कहां की ओर जा रही? ऊपर की ओर। ऊपर की ओर जा रही है, इसका मतलब आदमी का वेट हमेशा बढ़ा हुआ महसूस होगा। तो बढ़ेगा आंसर हो सकता है रिड्यूस, और उतना है नहीं हो सकता। अब दो आपके पास बचे, इन दोनों में से कोई आंसर है। क्यों? क्योंकि ऊपर जाने पर हमेशा वेट बढ़ता है। सिंपल सी चीज। मुझे एक बात बताइए, आप लोगों को पता है कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर गति करती है, लिफ्ट ऊपर की ओर गतिमान है, तो अब लिफ्ट अगर ऊपर की तरफ गति करेगी तो सिंपल सी चीज आपको बतानी है कि आदमी को अपना कितना वेट महसूस होगा। तो हम कहेंगे R इज इक्वल्स टू, ऐसे लिखा जाता है, एम जी प्लस ए। इसको थोड़ा खोल देता हूं मैं। R इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे आप? एम जी प्लस एम ए। अब ध्यान से देखिएगा, दो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। पहला हमारे पास में है एम जी और दूसरा है आपके पास में एम ए। ये घटक है क्या? एम जी का मतलब है व्यक्ति का वास्तविक भार, एक्चुअल वेट ऑफ द बॉडी। और एम ए क्या है? वो भार जो बढ़ गया है, बढ़ा हुआ भार महसूस कर रहा है, यानी आप कह सकते हो बढ़ा हुआ भार, इंक्रीज्ड वेट। तो आपको ये पूछ रहा है कि कितना परसेंट बढ़ गया, तो परसेंटेज कैसे निकालते? सिंपल सी चीज है, जितना महसूस कर रहा है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कितना है, ऐसे निकालते। देखिए ऐसे करते हैं, डेल्टा अपॉन वास्तविक मल्टीप्लाई करके 100। डेल्टा का मतलब क्या है? कितना महसूस कर रहा है माइनस पहले कितना था। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि डेल्टा का मतलब है इंक्रीज कितना हुआ। तो इंक्रीज तो आपके पास में एम ए हुआ, तो मैं लिख सकता हूं एम ए डिवाइडेड बाय वास्तविक कितना है इसका, एम जी मल्टीप्लाई करके 100। एम से एम कैंसिल आउट हो गया। ए आपके पास में कितना दे रखा है? 3.675 डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू 9.8 कंसीडर करो, तो यहां आ जाएगा 9.8 मल्टीप्लाई हो गया हमारे पास में कितना, 100। अब आप इसको देखिए, एक लमसम एक ट्रिक बताता हूं मैं सॉल्व करने की। आपको पता है कि जब आप इसको इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा आपके पास में 367.5 अपॉन आ जाएगा 9.8। अब देखिए ट्रिकी तरीका है, मान लो यहां 10 होता तो 36.7 आता। अब 10 से कम है, तो जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये आएगा आपके पास में 37.5, यानी कितना वेट उसका इंक्रीज हो गया, 37.5। आप अपने हिसाब से डिवाइड कर सकते हो, मैंने मेरे हिसाब से डिवाइड किया। 37.5% उसका वेट जो है वो बढ़ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास ए ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5वां। एक स्थिर अवस्था वाली लिफ्ट में मनुष्य का भार एवं, और यहां पर दे रखा है जी जो है त्वरण से नीचे की ओर गतिशील। इंग्लिश में देख लेते हैं, द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ द मेन व्हेन द लिफ्ट इज स्टेशनरी एंड मूविंग डाउन विथ एक्सेलरेशन ए। तो यहां पर जो त्वरण है, मिसप्रिंट है, ए है हमारे पास। क्लियर? नीचे की ओर गतिशील लिफ्ट में मनुष्य के भारों का अनुपात कितना इतना है, यानी दो चीजें कह रहा है आपसे ये। पहले जो बोल रहा है उसको हम कहते हैं रेस्ट कंडीशन में लिफ्ट है तो उसका भार, यानी विराम अवस्था में भार डिवाइडेड बाय ए एक्सेलरेशन से नीचे की ओर आ रही है, यानी
ए त्वरण से नीचे की ओर भार जो है, इन दोनों का रेशियो आपको दे रखा है कितना, 3/2। आपको लिफ्ट का एक्सेलरेशन ए निकालना। तो सबसे पहले देखिए, अगर लिफ्ट रेस्ट कंडीशन में है तो व्यक्ति का भार जो होता है वो होता है mg डिवाइडेड बाय, नीचे की ओर लिफ्ट आ रही है तो आदमी का जो भार होगा वो होगा mg माइनस ए इज इक्वल्स टू 3/2 है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहां से ए की वैल्यू निकालनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2g इज इक्वल्स टू 3g माइनस 3a। आप इसको इस साइड शिफ्ट करो, 2 को यहां ले आइए, तो 3a इज इक्वल्स टू 3g माइनस 2g, तो 3a इक्वल्स टू ये बन गया g। अब आपको a की वैल्यू निकालनी है तो a इज इक्वल्स टू हो गया g/3। g की फॉर्म में ऑप्शन दे रखा, तो एक्सेलरेशन जो है वो 1/3 है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, तो g/3 पांचवें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास ए ऑप्शन हुआ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, एक वस्तु के रेखीय संवेग में समय के साथ परिवर्तन का समीकरण, यानी लीनियर मोमेंटम जो है उसकी इक्वेशन दे रखी है, एक्स और वाई कांस्टेंट बता रहा है, टी टाइम है, तो वस्तु के एक विमीय गति के लिए मोशन इन वन डायमेंशन में है, तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल जो है वो किसके समानुपाती होगा। दोस्तों बहुत सिंपल सा है, क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि P इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई टी स्क्वायर, ये मोमेंटम है, यानी ये क्या है आपके पास में संवेग है। आपसे पूछ रहा है कि फोर्स जो है वो किसके समानुपाती होगी। आपको पता है न्यूटन का सेकंड लॉ, F इज इक्वल्स टू dp अपॉन dt, संवेग में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ये बन जाएगा d अपॉन dt। p की वैल्यू है x प्लस वाई टी स्क्वायर। अब देखिए x और y को यहां कांस्टेंट कह रहा है, x का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, y बाहर आ जाएगा आपके पास में, और टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t, ये हो जाएगा 2y इंटू टी। अब देखिए ये समानुपाती पूछ रहा है, कांस्टेंट को यूज नहीं, वैसे तो आंसर हमारे पास में f इज इक्वल्स टू 2yt है, पर समानुपाती लेने के लिए कांस्टेंट रिमूव करेंगे तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना हुआ, t हुआ। ये आपके पास आंसर है, कौन सा देखिएगा, सबसे लास्ट में छुपा हुआ, यानी छठे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास डी ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, एक डायग्राम आप लोगों को दे रखा है, क्या कह रखा है कि 3 ब्लॉक जो एक दूसरे से बंधे हुए हैं, घर्षण रहित क्षैतिज टेबल पे, एक हॉरिजॉन्टल टेबल है उसके ऊपर में रखे हुए हैं, उन्हें दाईं और राइट साइड में T3 60 न्यूटन बल से खींचा जाता है। M1 की वैल्यू दे रखी है, M2 की वैल्यू दे रखी है, M3 की वैल्यू दे रखी है। आपसे पूछा है कि T2 की वैल्यू कितनी होगी। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये पूछ रहा है इस T2 की वैल्यू कितनी होगी। ट्रिक आप लोगों को बता रखी है कि अगर रेलगाड़ी के डिब्बों की तरह इस प्रकार से खूब सारे पिंड एक दूसरे से बंधे हुए हों और इस साइड में इसको खींचा जा रहा है, तो आपको हमेशा क्या करना, पूंछ वाले की तरफ में मास देखने, द्रव्यमान देखने। अब देखिए T2 की वैल्यू निकालनी है तो एक लाइन खींच दो ऐसे, ये तो हो गया सिर और ये हो गई पूंछ आपके पास में, यानी जिस साइड सिर है उस साइड नहीं जाना, पूंछ की तरफ जाना है। तो हम कहेंगे कि T2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ट्रिक देखिए, बाय डायरेक्ट ट्रिक से होगा ये सॉल्यूशन। तो आप कहोगे कि T2 इज इक्वल्स टू, कैसे होगा, T2 के बाद पूंछ की तरफ जितने भी मास है उनको यूज करो, तो पूंछ की तरफ मास कौन से हैं, M1 और M2 दो ही है, तो मैं लिख दूंगा इसके अंदर में ब्रैकेट में M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई करके एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारे। अब देखिए M1 M2 है, A नहीं है, M1 M2 की वैल्यू डाल देता हूं, M1 है 10, M2 है 20, तो ये तो हो जाएगा आपके पास में 30A। अब जब तक A की वैल्यू नहीं आएगी तब तक आप सॉल्व नहीं करोगे। A की वैल्यू का बहुत आसान तरीका है, देखिए A इज इक्वल्स टू सिग्मा F अपॉन होगा सिग्मा M, कितनी फोर्स से खींचा जा रहा है, T3 यानी 60 न्यूटन। सिग्मा ऑफ द मास सबको जोड़ ले तो सबके द्रव्यमान कितने, 10 प्लस 20 प्लस ये बन गया 30, ऊपर 60 लिखा हुआ और इत्तेफाक से नीचे को जोड़ोगे वो भी 60 आएगा, कैंसिल आउट हो गया, यानी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू यहां पर लिख देंगे, तो आप कहोगे T2 इज इक्वल्स टू 30 इंटू 1, इट विल बी कितना
30 न्यूटन। 30 न्यूटन जो है हमारा इसका करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन है 7वें का। अब मान लो जैसे T1 पूछता आपसे, तो T1 पूछता तो क्या करते, T1 के बाद पूंछ की तरफ एक M1 ही है, तो हम क्या करते, M1 इंटू ए, तो M1 की वैल्यू कितनी थी आपके पास 10, तो 10 इंटू 1 यानी 10 न्यूटन बनता। तो 7वें का करेक्ट आंसर आपके पास सी ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आपको एक डायग्राम दे रखा पुली का, उसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है। क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखें। 3 भार ABC इस प्रकार से आपस में जुड़े हुए हैं, प्रत्येक 2 केजी द्रव्यमान का है, स्थिर घर्षण रहित गिरनी से जुड़े हुए डोरी से, और B और C को मिलाने वाली डोरी में तनाव बल बताइए। B और C जो है इनके बीच में जो डोरी है उसमें तनाव बल बताना। बहुत सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले इसी डायग्राम को मैं यहां पर एक नए सिरे से बनाऊंगा ताकि आपको पूरी तरीके से सॉल्यूशन बताया जा सके। ये देखिए, ये पुली है आपके पास, गिरनी देखी होगी कुएं पे बाल्टी खींचने के पर्पज से। एक साइड में पिंड यहां लटका हुआ है, इसको मैंने ए नाम दे दिया, ये ए हो गया। इस साइड में एक पिंड लटका हुआ है, इसको मैंने बी नाम दे दिया। थोड़ा सा गैप देके लिखूंगा मैं सी, यहां पर बन गया सी। सभी का मास जो है 2 केजी का। आपको पता है इधर 4 केजी इधर 2 केजी, तो पलड़ा भारी है तो ये नीचे जाएगा और ये कहां की ओर जाएगा, ऊपर। आपसे ये पूछ रहा है कि बी और सी के बीच में जो डोरी बंधी है उस पर तनाव कितना है। मैंने कहा इस पे ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है दिया। इधर भी मेरे पास में क्या होगा, टी ही होगा, ठीक है। अब जरा देखिएगा, ये जो आपके पास में सी पॉइंट जो है हमारे पास में, इस पर नीचे की ओर एक फोर्स लग रही है। वो नीचे की ओर फोर्स कितनी लगेगी, mg लगेगी। इसमें 2 kg का है तो 2 इंटू और g हो गया हमारे पास में 10 हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हो कि ये बनेगा आपके पास में 2 इंटू 10 यानी 20 न्यूटन। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, एसेलरेशन निकालना है, त्वरण निकालना निकाय का, पूरे सिस्टम जो है उसका एसेलरेशन। ए इज इक्वल्स टू, ट्रिक आपको बता रखी है, सिग्मा एफ अपॉन सिग्मा एम। अब सिग्मा एम जो है वो तो सभी द्रव्यमानों को जोड़ लोगे, 2 + 2 + 2। सिग्मा एफ क्या है, इस साइड नीचे की ओर बल लग रहा है, अकेला एक ही पिंड है 2 केजी का तो 20 न्यूटन लग रहा है। इधर 2 पिंड है तो यानी 40 लग रहा है इधर, इसमें तो 2 और 2 4 इंटू 10, तो इधर लग रहा है 20 न्यूटन, इधर 40 लग रहा है। तो हम लिखेंगे 40 माइनस 20, दोनों मास को माइनस किया हमने। क्लास में ट्रिक बता चुका हूं मैं आपको, 20 डिवाइडेड बाय 6, काटोगे इसको तो ये बन जाएगा आपके पास में कितना, 10/3। ये ए की वैल्यू आई आपके पास। अब आपको निकालनी टी की वैल्यू। देखिए छोटा सा काम करना है आपको, इतने से भाग को देखो, सिर्फ इस भाग को। गति की दिशा नीचे की तरफ है तो ट्रिक अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, गति की दिशा में बल माइनस गति के विपरीत दिशा में बल इज इक्वल्स टू m इंटू ए। तो m कितना है, 2 है, a हो गया। t निकालना, इसको इधर ले जाओ, इसको यहां से, t इज इक्वल्स टू 20 माइनस 2 इंटू ए। 20 माइनस 2, a की वैल्यू कितनी है, 10/3 हो गया। ये बन जाएगा आपके पास में 20 माइनस 20/3। मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम ले सकते हो, 3 आ गया। ये 60 माइनस 20 40। तो आप कह सकते हो कि टी की वैल्यू जो आएगी वो बनेगी हमारे पास 40/3। 40/3 न्यूटन जो है वो आपका आंसर है। अब 40/3 न्यूटन को, ये बटा में नहीं लेना चाह रहा, तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो लमसम 13.3 न्यूटन आएगा। अब 13.3 को भी लमसम करके ये 13 न्यूटन की बात कर रहा है, यानी 8वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 5 केजी की वस्तु को स्थिर अवस्था से 60 मीटर पर सेकंड के वेग तक 1 सेकंड में त्वरित किया जाता है तो उस पर लगने वाली फोर्स कितनी। कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, तो सबसे पहले जो डाटा दे रखे उनको आप लिख दीजिए। m इज इक्वल्स टू 5 केजी दे रखा है, ये v आपके पास में कितना है 60 मीटर पर सेकंड दे रखा है। ये कह रहा है रेस्ट में था बॉडी तो u इज इक्वल्स टू 0 है, और कितने सेकंड तक, t इज इक्वल्स टू 1 सेकंड तक त्वरण करवाना है। इस पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू बताइए। तो आप लोगों को पता है F इज इक्वल्स टू ma होता है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं F इज इक्वल्स टू ma। अब m तो है 5,
ए नहीं है आपके पास। न्यूटन की कोई भी इक्वेशन लगा के आप ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। यू दे रखा है, वी दे रखा है, टी दे रखा है, तो न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन ए इज इक्वल्स टू क्या होगा, वी माइनस यू अपॉन टी। वैल्यू पुट कर दीजिए, 5 मल्टीप्लाई वी की वैल्यू कितनी है आपके पास 60 माइनस 0 अपॉन 1, तो ये बन जाएगा आपके पास 5 इंटू 60 न्यूटन। अब देखिए ये मल्टीप्लाई नहीं करवाना चाह रहा, ये इसी फॉर्म में लिखना चाह रहा है, तो 5 इंटू 60 न्यूटन। 9th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास में ए ऑप्शन है दोस्तों। अगर ये मल्टीप्लाई कराता तो 300 न्यूटन आपका आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एक मशीन गन से 50 ग्राम की गोलियां 1000 मीटर पर सेकंड के वेग से निकलती हैं। यदि 200 न्यूटन का औसत बल बंदूक पर लग रहा हो तो प्रति मिनट गोलियों की संख्या कितनी होगी। नंबर ऑफ बुलेट्स निकालना है। अब कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता कि नंबर ऑफ बुलेट्स कैसे निकालें। नंबर ऑफ बुलेट्स का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, एक सेकंड में कितनी बुलेट निकल रही है, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप लोगों को पता है कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 1 अपॉन टी होती है, तो जहां टी देखा है उसी को आपको एन में कन्वर्ट करना है। मैं ये कह सकता हूं न्यूटन की सेकंड जो लॉ है एफ इज इक्वल्स टू डीपी अपॉन डी हो जाएगा हमारे पास। डीपी जो है इसको मैं लिख सकता हूं एम डीवी डिवाइडेड बाय हो गया dt, और अगर मैं इसको पूरी वैल्यू में लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं एम वी अपॉन टी लिख सकता हूं बिल्कुल। अब ये जो 1 अपॉन टी है उसकी जगह n रिप्लेस कर दूं तो n m इंटू वी हो गया। m निकालना है आपको, एम वी को नीचे ले जाइए, तो आप ये कह सकते हो कि n इज इक्वल्स टू एफ अपॉन हो गया m इंटू वी। फोर्स कितनी लग रही है 200 न्यूटन की, मास कितना है 50 ग्राम का, 50 डिवाइडेड बाय 1000, वेलोसिटी कितनी है 1000, कट गया आपस में, ये कट जाएगा तो कितना होगा 4 होगा आपके पास। अभी 4 तो है, एक सेकंड में कितनी बुलेट निकल रही है, ये आपके पास में प्रति सेकंड, हमें प्रति सेकंड नहीं चाहिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, पर मिनट चाहिए। अब एक सेकंड के अंदर में 40 बुलेट निकल रही है तो एक मिनट में कितनी निकलेगी, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n इज इक्वल्स टू 60 इंटू 4, इट विल बी 240 बुलेट्स पर मिनट, बुलेट्स पर मिनट। अब देख लीजिए आंसर कौन सा हमारे पास में, 240 बुलेट निकलेंगी एक मिनट के अंदर में। 10वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास ए ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एक कार 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, उस पर ब्रेक लगाने पर वो 8 मीटर की दूरी पर जाके रुक जाती है, ठीक है। सेम कार को जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है वैसे ही ब्रेक लगाएं तो वो कितनी दूर जाके रुकेगी। आप क्रोनोलॉजी समझिए इसमें, ये क्या चाह रहा है, वेलोसिटी चेंज करें तो डिस्टेंस कितना चेंज होगा। तो वेलोसिटी और डिस्टेंस में कोई रिलेशन है, ध्यान से देखिएगा बच्चा, कहे वेलोसिटी और डिस्टेंस के अंदर में खूब सारे रिलेशन है, सेकंड इक्वेशन भी है, थर्ड इक्वेशन भी है, पर कांस्टेंट क्या चीज कह रहा है, ये कह रहा है ब्रेक लगाने पर रुक जाती है। क्यू दे रखा आपको, ठीक है, बी आपके पास में कितना है 0 है, सेम टाइप के ब्रेक लगा रहे हैं, ए दे रखा आपको, और डिस्टेंस की बात कर, इन चारों में रिलेशन आता है बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए आप एक सिंपल सी चीज कह सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी हो गई इसकी 0, सेम ब्रेक लगा रहे हैं सेकंड और फर्स्ट कंडीशन, तो ए की वैल्यू कांस्टेंट कह दी। अब रिलेशन चाहिए आपको इन दोनों में, तो मैं ऐसे कह सकता हूं, इसको यहां शिफ्ट करें, यू स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू माइनस एस हो गया। अब ये हुआ फॉर्मूला आपके पास में, अब इसी फॉर्मूले को दोनों के लिए अप्लाई करना है, यानी वी स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एस के। अब दो कंडीशन में देखिए, इसको मैं दो कंडीशन में ऐसे लिख सकता हूं, v1 का स्क्वायर अपॉन v2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस s1 अपॉन माइनस s2 लिख सकता हूं। इसमें माइनस हालांकि ले जाने की जरूरत नहीं, मैं तो आपके लिए लिखा है इस चीज। अब v1 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, ये दे रखी है 30 किलोमीटर पर आवर, तो हमने लिख दिया 30, v2 दे रखा 60 होल स्क्वायर लिख दिया। अब कई बार बच्चे बोलते सर आपने इसको कन्वर्ट नहीं किया, ऊपर और नीचे सेम अमाउंट है, तो कन्वर्ट करोगे तो चीज वही रहेगी आपके पास। S1 कितना है 8 मीटर है, S2 निकालना है, यहां से काटोगे तो ये बन जाएगा 2,
1/4 इज इक्वल्स टू 8/S2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। S2 की वैल्यू आ जाएगी 32 मीटर। यानी आप ये कह सकते हो सेकंड केस में कार जो है वो 32 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगी, सेम अमाउंट के ब्रेक लगाएंगे। 11वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास डी ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12वां देखिए, एक रॉकेट गैसों का 1 kg पर सेकंड द्रव्यमान 60 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से निकाल रहा है, रॉकेट पे लगने वाला फोर्स कितना होगा? तो देखिए, रॉकेट हो या संवाहक पट्टिका हो, उस पर लगने वाला बल प्रणोद बल होता है, अपथर्स्ट फोर्स होता है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, F इज इक्वल्स टू V dm/dt। अब देखिए, V वेलोसिटी है, 60 किलोमीटर प्रति सेकंड है। 60 तो हो गया, किलोमीटर को बदल दिया तो मैंने 1000 लिख दिया, मीटर पर सेकंड में आ गया। dm/dt एक साथ दे रखा है 1 kg पर सेकंड, तो kg को ग्राम में मत बदल देना कि kg जो है वो MKS यूनिटी है। कई बच्चे सोचते हैं किलोमीटर को बदला तो kg को भी बदल दे, नहीं। तो ये आ गया आपके पास 1, मल्टीप्लाई कर लो, 60 के आगे 3 जीरो चिपक गए। या तो बोल दो 60,000 न्यूटन, या फिर आप बोल सकते हो 60 किलो न्यूटन। जैसा इसको चाहिए वैसा निकाल देंगे। अब देखो, ये जीरो के हेर फेर में मत पड़ जाना, सब एक जैसे हैं आपके पास, यानी टोटल 4 जीरो, 1 2 3 4, यानी डी ऑप्शन। तो आप कह सकते हो 12वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास डी ऑप्शन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, बंदूक गोली चलाने के बाद प्रतिक्षेपित होती है, पीछे की ओर गति करती, क्यों? ये आपको पता है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है, और न्यूटन का थर्ड लॉ क्रिया प्रतिक्रिया कहता है। अब कहना क्या चाह रहा है, आदमी डर कर इसे पीछे ले जाता है, गलत। ये तो बेसिक क्वेश्चन है। बंदूक का घोड़ा पीछे की ओर जाता है, ठीक है। तीसरा, गोली के आगे की ओर बढ़ने के कारण प्रतिक्रिया बल बंदूक को पीछे की ओर धकेलता है। कुछ प्रश्न अप्रासंगिक है, प्रासंगिक हैं ये सभी। देखिए क्या होता है, आप लोगों को पता है, बेसिक 8वीं 9वीं क्लास की फिजिक्स है। एम मास की कोई भी गन है, उसमें से जब कोई बुलेट निकलती है इस प्रकार से, ऐसे, तो इस पर लगने वाला बल, जैसे आप ट्रिगर से इसको ऑन करते हो, तो ट्रिगर क्या करता है, स्प्रिंग होती है, वो एक बुलेट के ऊपर फोर्स लगाता है। तो बल लगाने के कारण ये जो बुलेट है वो तो आगे की ओर जाएगी, तो इसको तो मैंने कह दिया क्रिया। अब हर एक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, समान और विपरीत। तो इसी प्रतिक्रिया के कारण बंदूक कहां की ओर जाएगी, पीछे की ओर। अब आप खुद देख सकते हो कि दीवार को जब आप आगे की ओर धकेलते हो तो दीवार तो जाती नहीं है, आप पीछे की ओर चले जाते हो। तो जब बंदूक इस बुलेट पे फोर्स लगाती है वो तो क्रियाबल कहलाएगा, एक्शन फोर्स। और इसी के विपरीत दिशा के अंदर में एक प्रतिक्रिया बल होता है जिसको प्रतिक्षेपित वेग भी कहा जाता है। तो प्रतिक्रिया बल के कारण जो बंदूक है पीछे की ओर जाती है। तो आपको पता है 13वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, 3 केजी और 4 केजी के दो द्रव्यमान घर्षण रहित गिरनी पर लटक रहे हैं, निकाय का त्वरण कितना होगा? एक बेसिक एंड फंडामेंटल क्वेश्चन है दोस्तों। ये गिरनी हो गई हमारे पास, इस गिरनी पे इस प्रकार से डोरियों से दो पिंड लटक रहे हैं। एक हो गया हमारे पास में 3 केजी और एक हो गया आपके पास में 4 केजी। और हमें पता है कि जिसका पलड़ा भारी वो नीचे जाएगा, ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। साथ में इस पर नीचे की ओर लगने वाली फोर्स mg 30 न्यूटन, इस पर नीचे की ओर लगने वाली फोर्स mg 40 न्यूटन। अब आपसे कोई पूछे एक्सेलरेशन कितना होगा, a इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ अपॉन सिग्मा एम। बल सदिश राशि है, ऑपोजिट डायरेक्शन हो तो माइनस हो, 30 और 40 एक दूसरे को उल्टी दिशा में खींच रहे हैं, तो 40 माइनस 30 डिवाइडेड बाय, द्रव्यमान अदिश राशि है जो जुड़ती है, तो हम कहेंगे 3 + 4, ये हो जाएगा 10/7। 10/7 पॉइंटों में मांग रहा है ये आपसे, ये लमसम आएगा 1 पॉइंट, 3 बच गए, 4 हो गया आपके पास, 2 बच गया तो लमसम 2 हो गया, 1.42 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं, हाँ स्क्वायर ही रहेगा, 1.42 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए आपके पास में 14 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, एल लंबाई
m द्रव्यमान की चेन क्षैतिज तल पर रखी गई है, F बल लगाकर गतिशील किया जाता है, इस सिरे से x दूरी पर चेन में तनाव कितना होगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ट्रिक बता रखी है पर मैं सॉल्व करके बताऊंगा इसको सॉल्व कैसे किया जाता। देखिए, सबसे पहले आपने कहा कि ये आपके पास में कोई भी एक चेन हो गई, लंबी बना देता हूं, इसके इस सिरे पर आप एक फोर्स लगा रहे हो इस डायरेक्शन। ये जो फोर्स लग रही है, इस फोर्स की वैल्यू कितनी है, F, ठीक है। इसकी लेंथ हो गई टोटल हमारे पास में L, तो यहां से लेकर यहां तक इंक्लूड कर दिया जाएगा, यहां से लेकर, तो मैं ऐसे लिख देता हूं, ये L होगी। और इसका जो द्रव्यमान है मास, वो मेरे पास में कितना हो गया, M हो गया। अब ये कहना चाह रहा है जिस सिरे से आप फोर्स लगा रहे हो उससे x डिस्टेंस पे तनाव बल कितना होगा। तो यानी यहां से लेकर, देखो इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूं, मैं जितने से भाग की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ उतने से पार्ट को ही लूंगा। इतने से भाग की हम बात कर रहे हैं इसमें, इतने से पार्ट की, तो इसको मैं फिर कवर कर देता हूं, ऐसा नहीं हो कि भाई ये क्यों है, ये पार्ट है। अब ये कह रहा है कि ये जो भाग आपके पास में है ये x डिस्टेंस, यहां पर इस जगह पे टेंशन फोर्स कितना पता है कि जैसे जैसे पीछे की ओर जाते हैं फोर्स कम हो जाता है, तो सिंपल सी चीज है। तो आपने कहा कि इस वाले सिरे पर तनाव बल जो लग रहा है उसको T मान ले, ठीक है। तो ट्रिक क्या है बेसिक आपके पास में, गति की दिशा में बल माइनस विपरीत दिशा में बल इक्वल्स टू m इंटू ए। तो हम ये कह सकते हैं m कौन सा है, वो भाग जिसको आप लेकर चल रहे हो, ये है m स्मॉल। तो हम कह सकते हैं गति की दिशा में बल माइनस विपरीत दिशा में बल इक्वल्स टू m इंटू ए। जिस फोर्स से आप खींच रहे हो माइनस जो तनाव लग रहा है इक्वल्स टू जिस भाग को आप ले रहे हो उसका मास इंटू एक्सेलरेशन। अब देखिए इसमें m और a की वैल्यू आपको निकालनी है, तो मैं आपको खुद बता दूं a कैसे निकलेगा इसके अंदर, सिंपल सी चीज है। a कैसे निकलेगा, टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास हो गया। मास किसका है, इस वाले भाग का, तो जब पूरी लेंथ L है इसका मास m है, तो ये मैं कह सकता हूं कि पर यूनिट लेंथ का मास कितना होगा मेरे पास में, पर यूनिट लेंथ एकांक लंबाई हो जाएगा m अपॉन एल, और x भाग का कितना हो जाएगा, x हो गया। क्लियर कोई चीज। अब इन दोनों वैल्यूज को पुट कर दीजिए, तो F माइनस टी इज इक्वल्स टू m अपॉन एल इंटू एक्स मल्टीप्लाई F अपॉन m, कैंसिल आउट हो गया। टी निकालना, इसको यहां शिफ्ट करो, इसको यहां लियो, F माइनस ये बन जाएगा आपके पास में F अपॉन एल इंटू एक्स इक्वल्स टू टी, F कॉमन खींच लो, 1 माइनस एक्स अपॉन एल इज इक्वल्स टू टी, एलसीएम ले डालो, आपके पास में कितना बन जाएगा, टी इज इक्वल्स टू एफ एल माइनस एक्स अपॉन करके हुआ एल। ये आंसर ढूंढ लीजिए आप इसमें, एफ एल माइनस एक्स अपॉन एल, एल माइनस एक्स अपॉन एल ये दिख रहा है, इसमें एम है, नीचे नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं है। 15वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास में सी ऑप्शन हुआ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, 3 किलोग्राम का एक पिंड 60 डिग्री कोण दीवार के साथ के कोण पर 10 मीटर पर सेकंड के वेग से दीवार से टकराता है, समान कोण से वापस लौट जाता है, यदि टक्कर का समय इतना है तो आरोपित बल का मान कितना होगा। देखिए डायग्राम में बना दूं, हालांकि कई बार क्या होता है डायग्राम मिल जाते हैं, कई बार नहीं मिलते। ये हो गया हमारे पास। अब ये कहना चाह रहा है कि कोई भी एक गेंद या कोई भी पिंड ऐसे आया और ये इसी प्रकार से यहां से निकल गया, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं कि ये था इसका क्षैतिज और वो थी दीवार, ये है दीवार वाला भाग। अब जो भी गेंद आई है, ये जो बॉल आई है और ये जो गेंद जा रही है, इसके साथ बनने वाला एंगल 60 डिग्री और इसके साथ एंगल जो बन रहा है वो क्या है, ठीक है। m दे रखा है और v दे रखा है। सबसे पहले देखिएगा, मैं तो यहां पर डायरेक्ट m लिख रहा हूं और v लिख रहा हूं, वैल्यू नहीं लिख रहा, m लिख रहा हूं और v लिख रहा हूं। कंपोनेंट बनाएंगे, घटक बनेंगे इसमें, ये संवेग से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। m भी वेग से आया, इसके साथ में थीटा एंगल बन रहा है,
तो आप कहोगे इसका जो संवेग होगा इस डायरेक्शन में, ये बन जाएगा एम वी कॉस 60 डिग्री। क्लियर? ये वाला भाग जो बनेगा ये भी ऐसे बनेगा, इसको लिख सकता हूं मैं एम वी साइन 60 डिग्री। ओके, ये पहले वाले के घटक ले लिए। नीचे वाले की बात करें, कलर में बदल देता हूं, इसको मैं येलो से लिख देता हूं। देखिए ये बाहर की तरफ जा रहा था, एक घटक इसका बाहर की तरफ जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास में एम वी साइन 60 डिग्री, और ये बन जाएगा दूसरा आपके पास में एम वी कॉस 60 डिग्री। अब आप खुद देखिएगा, आप लोगों को पता है कि जो फोर्स है कितनी देर तक के लिए टकराया पिंड यहां पर, वो समय दे रखा आपको dt, वो क्या दे रखा आपके पास में 0.2 सेकेंड का समय। ठीक है, तो F इजिकल्स टू कितना होगा, dp अपॉन dt हुआ। ठीक है, dp का मतलब संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन चेंज x में हो रहा है कि y में। देखिए इस डायरेक्शन में देखिए तो पहले भी यही डायरेक्शन था, अभी भी डायरेक्शन, तो मोमेंटम इसमें चेंज नहीं हुआ। इस अक्ष में देखिए पहले यूं आ रहा था, टकराने के बाद यूं चला गया। सफेद और पीली लाइनों को देखो ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन चेंज हुआ, इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ। इन दोनों को माइनस करोगे तो जीरो आ जाएगा आपके पास में। तो डायरेक्शन सिर्फ इसी में चेंज हुआ, तो इसको यूज करें, ये हमारे पास में क्या बन जाएगा, मैं ऐसे लिख सकता हूं दोनों के डायरेक्शन, अगर इस डायरेक्शन में प्लस ले रहे हो तो इस डायरेक्शन में क्या आएगा, माइनस आएगा। कई बच्चे क्या करते हैं, प्लस माइनस के झंझट में पड़ते। सिंपल सी चीज याद रखें, इसको अगर आप ले रहे हो एम बी साइन थीटा प्लस में, तो ये आ जाएगा एम बी साइन थीटा माइनस में। एक प्लस में और एक माइनस में है, दोनों को माइनस करोगे तो जुड़ेगा ये बन जाएगा आपके पास में कितना, 2mv साइन 60 डिग्री होल डिवाइडेड बाय आपके पास में आया dt, वैल्यू डाल देते हैं, 2 इंटू एम कितना है आपके पास में 3 kg, v कितना है 10, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास में √3 अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाय 0 पॉइंट हुआ आपके पास में, इसको हटा दो 0 लग जाएगा, ये कट गया, और इसको हटाओ ये बन जाएगा आपके पास में 50, ये बन गया 150 इंटू √3 हुआ। √3 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है इसमें, ये आएगी आपके पास में 1.7 ही लिख देता हूं मैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा, कैंसिल आउट हो गया इसमें, इसको काटो 15 सत्ते 105, तो ये बन गया 10 आपके पास में, तो ये बन गया आपके पास में 25, 255 न्यूटन जो है ये आंसर होगा। ऑप्शन में नहीं दे रखा है, परंतु ध्यान रहे आंसर आपका 255 न्यूटन बनेगा इसमें। अब ये जो क्वेश्चन जो है, अगर देखिए यहां पर इसमें जो है ये मिस प्रिंट है, अगर यह दीवार के साथ की जगह ये यहां दे देता तो आपका कोई ना कोई आंसर मैच करता। अब देखिए क्वेश्चन में फॉल्ट है, ऑप्शन को दोष नहीं दे सकते, तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा जो क्वेश्चन है वो एक तरह से किस कैटेगरी में जाएगा, बोनस। यानी 16वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास 255 न्यूटन होगा। नेक्स्ट क्या दे रखा है इसमें, 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का लिफ्ट में बैठा है जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आ रहा है, लड़के का आभासी भार कितना। तो देखिए आपको पता है लिफ्ट जब नीचे की ओर आ रही है तो R इजिकल्स टू एम जी माइनस ए होगा। अब R इक्वल्स टू एम कितना है 50, जी दे रखा आपको देखिए 9.8, माइनस करके ए भी 9.8 है, आपको पता है दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी 50 इंटू 0 इट विल बी 0, यानी 0 भार जो है ये इसका आभासी होगा। इसका मतलब ये भारहीनता अनुभव करेगा, ये वैसी ही फीलिंग लेगा जैसे यूनिवर्स के अंदर में व्यक्ति उड़ते हुए लेता है। तो 0 न्यूटन कौन सा है, 17वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास बी ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या दे रखा आपसे, ये 1 किलोग्राम का एक कण 1 मीटर पर सेकंड के वेग से 30 डिग्री के कोण से टकराता है और उसी कोण से परावर्तित हो जाता है। अब ये जो एंगल जो है ये आपको बता नहीं रखा है कि एंगल किसके साथ में है, तो हम एक काम करते हैं, इस डायग्राम को ऐसे मैन्युफैक्चर करते हैं। देखिए ये हो गई दीवार, यहां पर मान लिया हमारे पास में कोई भी कण आ रहा है इस प्रकार से, पिछले क्वेश्चन जैसे ही मैं इसको डायग्राम बनाता हूं इसमें, ये हो गई हमारे पास में सतह का लंब,
मैं वैल्यूज यूज नहीं करूंगा, मैं m लिखूंगा एज इट इज और इसको लिखूंगा v। मैं लिखूंगा m इसको और इसको लिखूंगा इसमें। इस एंगल को मैं 30 डिग्री मेंशन कर देता हूं, ये एंगल मेरे पास में हो जाएगा 30 डिग्री। तो देखिए दोस्तों, जिसके साथ एंगल बन रहा है cos थीटा का कंपोनेंट होगा, तो मैं लिख सकता हूं mv cos 30 डिग्री। परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट अपने आप mv sin 30 डिग्री बनेगा। सेम तरीके से जब गेंद बाहर की तरफ जा रही है तो कलर चेंज कर देता हूं मैं। एक कंपोनेंट बाहर की तरफ बनेगा ऐसे, जिसको मैं कहूंगा mv cos 30 डिग्री, और एक कंपोनेंट नीचे की तरफ बनेगा जिसको मैं कहूंगा mv sin 30 डिग्री। अब आप खुद देखिए, बल निकालने के लिए संवेग में परिवर्तन चाहिए होता है, यानी वो डायरेक्शन चूज करो जिसमें मोमेंटम चेंज हुआ। इसमें तो मोमेंटम सेम था, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में। इस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो आप ऐसे कह सकते हो F इज इक्वल्स टू dp अपॉन dt। चेंज इन मोमेंटम परपेंडिकुलरली हो रहा है, तो ये बन जाएगा आपके पास में कितना 2mv cos 30 डिग्री होल डिवाइडेड बाय dt। सब वैल्यूज दे रखी है 2 इंटू m कितना है आपके पास में 1 kg, v आपके पास में कितना है 1 दे रखा है। cos 30 डिग्री की वैल्यू sin 60 के बराबर होती है √3 अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाय dt की वैल्यू दे रखी है 0.1। देखिए ये हट जाएगा 10 बन गया आपके पास बाहर, इसको इससे कैंसिल आउट कर दीजिए, इट विल बी 10√3, यानी 10√3 न्यूटन जो है इतना फोर्स लगेगा दीवार के ऊपर में। 18वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास में बी ऑप्शन। अगर पिछले क्वेश्चन में वो एंगल दीवार के साथ ना बना के यहां एंगल बनाता तो दोस्तों हो सकता था, पर जैसा दे रखा है वैसा आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, आम के पेड़ को हिलाने पर आम नीचे गिर जाते हैं क्योंकि। अब कई अतरंगे जवाब होते हैं इसमें। पहला क्या कह रहा है, पास आम के पास में, ये जो दे रखा नहीं इसका मतलब आम है, ये ट्रांसलेट नहीं हुआ है आम, कि भाई आम के पास कोई चारा नहीं है। ये तो एक बड़ा विचित्र सा सवाल का जवाब हुआ। आम पर नीचे की ओर बल लगता है, मान सकते हैं। आम अपने स्थिर अवस्था को बनाए रखने का प्रयास करता जबकि शाखाएं गतिशील होती, शाखाएं रेस्ट में रहती हैं, आम चलता। अब आप खुद देखिएगा, ये कोई पेड़ है, आप क्या कर रहे हो, आम के पेड़ को हिला रहे हो, ये आम मान लो लटक रहा है। अब आप इस आम के पेड़ को ऐसे फोर्स लगाते, यूं धक्का लगा रहे, तो आप बल लगा रहे हो इसके ऊपर में, तो ये गतिशील होगा, गतिशील होगा। आम जो है वो रेस्ट कंडीशन में। अब आप जब पेड़ को जोर से हिलाओगे तो टहनियां तो गति में आ जाएगी और आम जड़त्व तो यानी रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा, जिसके कारण क्या होगा, नीचे गिर। सेम कंडीशन देखिए, चादर को झाड़ने पर धूल के कण का निकलना, बालों को झाड़ने पर पानी की बूंदों का निकलना, सेम कंडीशन है। आम अपनी स्थिर अवस्था को बनाए रखने का प्रयास करता है और टहनियां जो है वो मोशन में आती है। 19वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, न्यूटन की गति का तृतीय नियम थर्ड लॉ किससे रिलेटेड है। बेसिक क्वेश्चन है। थर्ड लॉ जो है वो ओनली फोर्स से रिलेटेड है। सेकंड लॉ पूछता तो फोर्स और चेंज इन मोमेंटम से रिलेटेड, फर्स्ट लॉ पूछता तो इनर्शिया बोलते। 20वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास डी ऑप्शन है दोस्तों।